जेडीयू छोड़ा हूँ टिकट के लेकर के नहीं छोड़ा हूँ भाई, एक काउज के लिए, एक स्पेसिफिक काउज के लिए। जब तक वो मामला हल नहीं होता वो बिल को वापस ले ले, जेडीयू बीजेपी वाले वापस ले ले, तब हम अपने पुनर्विचार करेंगे। अगर वापस ले लेते हैं बिल तब मैं विचार करूंगा। लेकिन कोचा धावन से जितनी भी पार्टियां हैं सभी चुनावी मैदान में उतर गए, एक तौर पर देखा जाए तो तैयारी कर रहे हैं। आप इधर जो तैयारी कर रहे हैं वक्फ बिल को लेकर के, तो क्या लगता है कि आप चुनाव लड़ने का मूड में नहीं है क्या आप? अच्छा, आप पर एक आरोप लगा है विधायक प्रतिनिधि द्वारा, कोचा धावन विधायक प्रतिनिधि द्वारा, क्या करें? बात का मैं जवाब नहीं दूंगा। उस बात का जवाब हमारे जो सपोर्टर डॉक्टर नूर आलम ने दे दिया। उन्होंने उन पर जो है लीगल नोटिस भी किया है, वो जो है अपना जवाब देंगे। नहीं जवाब देंगे तो उस पर जो कानून के तहत कार्रवाई है वो होगी। प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल जो कि बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर एक गंभीर आरोप लगाया है कि किशनगंज में जो एमजीएम है मेडिकल कॉलेज, इसको हथियाने का काम किया, तो जबरदस्ती कब्जा करने का काम किया है। कब्जा किया है क्यों? ये भी बताया गया है कि ये पहले यहाँ पर कलर के तौर पर काम करते थे डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी, और आज ये मालिक कैसे बन गए हैं? आपको क्या इसके बारे में आप बताएंगे सर? बीजेपी का जो निवर्तमान जिलाध्यक्ष है सुशांत गौतम, उनसे हम आपके बारे में सवाल किया है तो उन्होंने कहा है कि मास्टर मुजाहिद साहब लौट के जेडीयू में ही आएंगे और जेडीयू से ही चुनाव लड़ेंगे। अब बोलने के लिए सबको अपना अपना है। जो चीज मैं एक बार छोड़ दिया और वहां से पीछे लौटने का कोई सवाल ही नहीं पड़ता। सब अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कोचा धावन पूर्व विधायक माश के लिए इसमें एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए, तो इसको लेकर के और विभिन्न मुद्दों को लेकर के हम बात करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और सवाल यही है सबसे पहले कि वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ इसके तहत जो रैली एहतजाज होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? आप भी मेहनत कर रहे हैं अलग अलग जगह जा करके। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस गनी साहब। इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के बैनर तले 29 जून बरोज रविवार अतवार दिन के 11 बजे से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ, दस्तूर मीन्स आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बचाओ, ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उम्मीद है कि 10 लाख तक लोग भाग लेने की उम्मीद है। और लोग, उसका मकसद यही है कि जो अभी वक्फ संशोधन कानून 2025 देश के पार्लियामेंट से पास होकर गजट नोटिफिकेशन हुआ, ये संविधान विरोधी है, भारत के संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ है। और इसमें बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो वक्फ की संपत्ति को बचाने के बजाय उसको हड़पने की साजिश की गई है। जैसे कि वक्फ बाय यूजर्स, नए कानून के मुताबिक वक्फ बाय यूजर्स के तहत 4,20,000 संपत्तियां आती हैं। ऐसा वक्फ जिसका कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, आज से 200 साल, 400 साल, 500 साल पहले कोई रजिस्टर्ड या रजिस्ट्री का, जमीन का, ज़्यादात का कोई प्रोविजन नहीं था। उस वक्त सब कुछ मौखिक होता था और लोग बोल दिए कि भाई ये ज़मीन, ये गांव वक्फ कर दिए और उसको वक्फ के तौर पर इस्तेमाल हुआ जाता है। और वक्फ मीन्स अल्लाह की प्रॉपर्टी, अल्लाह की संपत्ति, अल्लाह की जायदाद, इसको न कोई ट्रांसफर कर सकता है न कोई बेच सकता है। लेकिन एक साजिश के तहत वक्फ की संपत्ति को हड़पने के लिए वक्फ बाय यूजर्स को खत्म करने का क्लाउज लाया। उसी तरह डीएम को असाधारण पावर दिया, इसमें डिलिमिटेशन एक्ट लाया गया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम का कम से कम इंक्लूजन है। उसी तरह एंशिएंट मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, उसके तहत जो प्रॉपर्टी आती है, जो संपत्ति आती है, वो वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा। 73 याचिकाएं दाखिल हुई थी और उस पर जो है 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 5 मई
20 मई, 21 मई, 22 मई को सुनवाई के उपरांत चीफ जस्टिस BR गवई साहब ने इसके फैसले को रिजर्व रख लिया और कभी भी इस पर वो अपना फैसला दे सकते हैं। सर, कहा जाता है कि वक्फ में कुछ खामियां थी, इसलिए इस बिल को लाया गया, और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि ये वक्फ ये इस्लामिक हिस्सा नहीं है, ये एक संस्थान है जो इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं। इस तरह की बातें कही जा रही है। नहीं, ये गलत है। उन लोगों को जानकारी की कमी है। ये लोग को न कोई जानकारी रहती है, किससे कुछ लोग बयान देते रहते हैं। आप जो है पार्लियामेंट में आप सुने होंगे अमित शाह बोल रहे हैं कितने गुस्से में हैं, संसद से पास हुआ कानून को आप नहीं मानिएगा, मानना पड़ेगा। लेकिन ये भी बात है कि अगर संसद में कोई कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ बनता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार है। ये हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 13 जज के संविधान पीठ का ये फैसला है। और चीफ जस्टिस BR गवई कितनी बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि अगर आप संविधान से छेड़छाड़ करेंगे, और जो अभी जो इस पर जो डिस्कशन हुआ पार्लियामेंट में और उसके बाद जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो ये बात सामने आई कि इस कानून के लागू होने से जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा जो मौलिक अधिकार यहाँ के नागरिकों को दिए गए हैं, आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29, 30 का इसमें वायलेशन हुआ है। इसीलिए उसी आधार पर इसको चुनौती दिया गया है। ये ऐसा नहीं है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है या हिंदुओं के समर्थन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्योंकि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, देश जो है संविधान से चलता है, किसी पार्टी के घोषणा पत्र से या किसी नेता के जो है बयान से देश नहीं चलता है। संविधान ने एक रूपरेखा, एक गाइडलाइन वो जो है तैयार कर दिया, जो लिखा हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसी के हिसाब से देश को चलना है। सारी नियम कायदे बना दिए हैं, और इसमें छेड़छाड़ अगर कोई करता है गलत नीयत से, तो ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि उस पर वो इंटरवेन करे। और यही चीज जो है अभी हो रहा है। यहाँ पर वक्फ बिल से क्या लगता है कि जो संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति, वो छीनने का डर है? क्योंकि बहुत से लोगों में ये डर है। ये डर कितना वाजिब है सर? निश्चित रूप से बहुत ही वाजिब डर है। मैं किशनगंज की बात करता हूँ। यहाँ पर सरकार के 839 रजिस्टर्ड जो है कब्रिस्तान है। जब उस कब्रिस्तान का लीज देखेंगे तो 195 कब्रिस्तान जो है उसके खतियान में कब्रिस्तान दर्ज है कि ये कब्रिस्तान की जमीन है। बाकी 644 जो कब्रिस्तान है उसमें लिखा हुआ है बिहार सरकार, आम, खास, सर्वसाधारण। तो यहाँ पर कोई ऐसी हुकूमत आ जाएगी, कल वैसे कब्रिस्तानों पर बुलडोजर चलाकर नेस नाबूद कर वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी को दे सकती है। यही खतरा है। और जो वक्फ बाय यूजर्स अगर नहीं रहेगा तो 4,20,000 जो वक्फ की संपत्ति ऐसे ही आपको जो खत्म हो जाएगी। अभी नए कानून के तहत और एक वामसी पोर्टल, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का एक वामसी पोर्टल बनाया गया है, और उसमें 6 महीने का वक्त दिया गया है। 6 महीने के अंदर जितने भी वक्फ की संपत्ति है उसको उसमें अपलोड करना है। आप जब अपलोड करने जाएंगे, कब्रिस्तान है एज ए वक्फ वो यूज हो रहा है, आप उसमें जो है मांगेगा डॉक्यूमेंट्स में वहाँ लिखा हुआ होगा बिहार सरकार, सर्वसाधारण, आम या खास। तो उसको क्या होगा, वो अपलोड नहीं लेगा, तो वो वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी। अब जैसे दिल्ली की जामे मस्जिद, उसका बोलिएगा कि अब रजिस्टर्ड डीड, उस वक्त 400-500 साल पहले कोई रजिस्टर्ड डीड थोड़ा था। अब कहाँ से देंगे? पहले जमाने में आदमी मुंह से बोल दिया, और वक्फ में
ये तो 1400 साल से आ रहा है, मुंह से बोल दिया हो गया भाई, ये गांव की ये पूरी जमीन संपत्ति ये वक्फ कर दिए, वो चले आ रहा है। तो इसका अगर कोई जो अगर डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, रजिस्टर्ड डीड मांग रहा है, जैसे नए प्रोविजन में, तो आपका अपलोड ही नहीं लेगा बिना रजिस्टर्ड डीड के डॉक्यूमेंट के, तो वो संपत्ति वक्फ नहीं रहेगी, उन सब पर फिर सरकार की बुरी नज़र है, वो जो है कब्जा करेगी। इसमें कुछ भी ऐसे फायदे की चीज़ नहीं है। पहले जो वक्फ की संपत्ति अगर कोई जो है मुतवल्ली गड़बड़ी करता था तो उसका जो है नॉन बेलेबल सेक्शन में केस होता था। अभी जो नए कानून में है कि बेलेबल सेक्शन में वो वक्फ की संपत्ति लूट लेगा, लूट खसोट करेगा, उसको खुर्द बुर्द करेगा, आप उस पर केस कीजिएगा, उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकता है। तो आप वक्फ को बचा रहे हैं या लुटवा रहे हैं। आप उसमें डिलिमिटेशन ला दिए कि 12 साल तक वक्फ पर किसी का नाजायज भी कब्जा होगा तो उसको बिना कोर्ट के आदेश से आप जो है खाली नहीं कर सकते हैं। तो आप तो लुटवा रहे हैं ना। आप कहाँ इसमें मुसलमानों का क्या भलाई है, क्या हित है, आप बताइए। एक तौर पर देखा जाए तो हर तरह से ये वक्फ की संपत्ति मतलब कि जाने की कगार पर है, देखा जाए तो जितने प्रावधान है उनकी इसमें बिल में। सर अब थोड़ा मतलब प्रेजेंट की राजनीति के बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी इसमें और थोड़ा बात अभी जो 29 जून को इमारत शरिया के तरफ से है, तो इसमें ये हम सब की जिम्मेदारी, ये किसी पार्टी के बैनर तले नहीं है। जो हमारा मिल्ली दीनी तंजीम है इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, तो सबको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 29 जून को दिन के 11 बजे तक पहुंचना है, जिसको जो साधन मिले, और गांधी मैदान में। और 10 लाख का एक अनुमान लगाया गया है, जो जिम्मेदारान हजरात हैं कि जो है, और उसी के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। इसके तहत और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और जो है जमीयत उलमा हिंद, अरशद मदनी साहब, मौलाना अरशद मदनी साहब और मौलाना महमूद मदनी का अलग अलग ग्रुप, तो इन लोगों के तरफ से भी एक जो है लाहे अमल जो है हिकमत अमली तैयार किया गया है कि आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से इसके खिलाफ जो है आंदोलन किया जाएगा। और अभी तो सबका रुख है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया है, कभी भी उसका फैसला आ सकता है, किसी दिन भी आ सकता है। और अगर फैसला खिलाफ में आए तो एक चरणबद्ध आंदोलन के तहत, जिसमें बताया गया है कि जिला वाइज लोग जेल भरेंगे, और जब पूरे देश के पैमाने पर इस तरह का अभियान चलेगा, जेलों में जगह नहीं रहेगी, सरकार का खजाना खाली हो जाएगा। जो जितने लोग जेल में, जो जेल भरो आंदोलन में जेल में जाएंगे, उनको खिलाने पिलाने में। और जिस तरह से लगातार जो है विरोध के बाद किसान कानून को 1 साल बाद सरकार को आखिरकार वापस लेना पड़ा, मजबूर होना पड़ा, जिसमें 750 किसान जो है हमारे किसान भाई शहीद भी हुए। तो इसी तरह हम सब लोगों को तैयार होना चाहिए। और ये कोई किसी एक मजहब का मामला नहीं है कि सिर्फ मुसलमान, इसमें जैसे बताया, इससे को अगर देश का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। तो इसलिए ये हिंदू मुस्लिम सबकी जिम्मेदारी। इसलिए आप देखते ही होंगे कि चाहे लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, 232 में 24 ही मुसलमान थे, 208 हमारे जो गैर मुस्लिम भाई थे। उसी तरह राज्यसभा में 93 में अधिकांश लोग जो है हमारे गैर मुस्लिम भाई थे। सुप्रीम कोर्ट में जो बहस किए इस कानून के विरुद्ध, कपिल सिब्बल हो, क्या कहते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जी हो, और जो है क्या कहते हैं सीयू सिंह जी हो, और जो है हुजैफा अहमदी हो, ये सारे लोग जो है अधिकांश लोग, 5 में 4 लोग हमारे नॉन मुस्लिम भाई, सभी जज इसमें नॉन मुस्लिम है। तो इसीलिए सबको लेकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाना है, और निश्चित रूप से इसमें सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान विरोधी है।
इसलिए सरकार को इसमें वापस लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से कितना उम्मीद है कि सर कि न्याय मिलेगा, क्योंकि इससे पहले जो बाबरी मस्जिद का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, तो सभी उम्मीद लगाए बैठे थे कि पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बताया जाता है कि वो एक संख्या बल के हिसाब से फैसला सुनाया गया। अगर इसी मामले पर भी इस तरह का फैसला हो तो फिर क्या होगा? इस मामले में तो अंतरिम फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आ ही गया था कि जो 2 नॉन मुस्लिम का सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में जो इंक्लूजन है और डीएम का जो डिस्क्रिशनरी पावर है, वक्फ बाय यूजर्स है, इस सब पर जो है तत्काल रोक लगाया गया है। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में कुछ न कुछ तो उम्मीद है कि कुछ पॉइंट्स पर इस पर रोक लगाया जा सकता है। पूरे कानून पर अगर नहीं लगाया गया तो कुछ जो वाइटल पॉइंट्स हैं तो उस पर रोक लगाया जा सकता है, ऐसी उम्मीद है। किशनगंज की राजनीति के बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और इसको लेकर के सब तैयारी में जुट गए हैं, सब चुनावी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप जाकर के आप वक्फ बिल को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। और बाकी यहाँ के लोग, किशनगंज के लोग आपके ऊपर निगाह बैठे हुए हैं, निगाह चढ़ाए हुए कि मास्टर साहब क्या फ़ैसला लेते हैं। बस आप पर ही ये निगाह हैं, आप क्या फ़ैसला लेंगे कुछ भी पता नहीं चल रहा है सर। मैं तो पहले ही बार बार आप सबसे पहले भी आप सब लोगों को बताया हूँ कि एक रीज़न एक काउज के लिए रिज़ाइन किया वक्फ संशोधन कानून के विरुद्ध में, तो उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में भी देखे जो सभी 6 डेट थे, चाहे वो 16 अप्रैल हो, 17 अप्रैल हो, 5 मई हो, 20 मई हो, 21 मई हो, 22 मई हो, 6 दिन मैं पूरे दिन भर वहाँ रहा और जो सारे जितने भी एडवोकेट्स थे वक्फ जो पिटिशनर के तरफ से और जो सरकार के तरफ से, तो सारे बहसों को सुना, जजों की बातों को सुना और जो है अब फैसला आना है। और अब जब हमारा एक जो है दीनी मिल्ली तंजीम है इमारत शरिया, अब उन्होंने आह्वान किया है, तो अभी हम लोग उसी को सफल बनाने के लिए लोगों से जगह जगह सभा कर अपील कर रहे हैं। आज जैसे हल्दीखोरा में एक बड़ी सभा हुई जिसमें जनप्रतिनिधि से लेके हमारे उलमा कराम हजरात भी तशरीफ़ लाए। कल 22 तारीख को 4 बजे से कठामठा पंचायत के बरबट्टा हाट में जो है वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस है। इसी तरह 23 जून को रहमतपरा हाट में 4 बजे से है। उसी तरह 24 अप्रैल को आपको 2 बजे से जनता कन्याबाड़ी हाट में है, फिर 5 बजे से सोनता हाट में है, फिर जो है 25 तारीख को बेलवा हाट में है, गाशपाड़ा में है, उसी तरह 26 को जो है शीतल नगर में है। तो ये हम लोग 27 तक ये प्रोग्राम करेंगे, 28 को फिर सब लोग चलेंगे 29 के जो है प्रोग्राम के लिए पटना गांधी मैदान। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि जैसे कि आपने एक बार कहा था कि आप कोचा धावन से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कोचा धावन से जितनी भी पार्टियां हैं सभी चुनावी मैदान में उतर गए। एक तौर पर देखा जाए तो तैयारी कर रहे हैं आप, इधर जो तैयारी कर रहे हैं वक्फ बिल को लेकर के, तो क्या लगता है कि आपको चुनाव लड़ने का मूड में नहीं है क्या आप? तो रात दिन चुनाव की तैयारी में है, रात दिन लोगों का सुख हो दुख हो। अभी कोई मर गया, अभी आपका तेगरिया में मंजूर साहब डेथ कर गए, अभी उसके डेड बॉडी को लड़ा। अभी दिलकश बाबू जो है 2 दिन पहले कमलपुर पंचायत के अलता के डेथ किए हैं, उनके डेड बॉडी को लेकर के वे अभी फॉर्मेट वगैरह भेजा गया है। और जहाँ जो काम है बिजली से लेकर के सड़क से लेकर के हर चीज़ जहाँ पर कहीं पर जो प्रशासन द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है उसके खिलाफ भी जो हम लोग काम कर रहे हैं। अभी एक मामला आया है एक आदमी से जो है पुलिस जो एक्साइज का पुलिस जो रात को मुझे 12 बजे फ़ोन आया, उसी वक्त हम एसपी साहब को कहे किसी मोटरसाइकिल से 2 लड़के समदा गांव के जा रहे थे अपने किसी संबंधी को देखने के लिए जो यहाँ पर एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एडमिट थे। उनसे पैसे मांगा नहीं था तो उसका मोबाइल छीन के उसके स्कैनर से 10,500 रुपया ले लिया। अभी जो है उनको जो है एफआईआर हुआ, उस पर कार्रवाई हो रही है। उसी तरह अभी 4 दिन पहले जो है मकई लेके जा रहा था, उसको
जो है प्रशासन के लोग तंग कर रहे थे। 2:20 पर मुझे कॉल किया और हमने फटकार लगाया। रात दिन ओवरलोडिंग चल रहा है, गिट्टी बालू कोयला सब। किसान जो है ऐसे ही तो मौसम के कारण जो है परेशान है। अब थोड़ा बहुत अधिक ले आ रहा तो तुरंत जो है फटकार लगाया, तुरंत उसका जो है गाड़ी छोड़ दिए। अभी जो है मनोज कुमार का डेड बॉडी को हम लोग मंगाए। उसी तरह जो मैनुल हक उसको जो है पकड़ लिया था, उसी में हम लोग जो है जो बांग्लादेशी के शक में उसी में हम लोग जो है उसको छुड़वाए। जी सर, एक चीज़ पूछना चाहेंगे। अभी एक मामला चल रहा है, प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल जो कि बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर एक गंभीर आरोप लगाया है कि किशनगंज में जो एमजीएम है मेडिकल कॉलेज, इसको हथियाने का काम किया है, जबरदस्ती कब्जा करने का काम किया है। कब्जा किया है क्यों? ये भी बताया गया है कि ये पहले यहाँ पर कलर के तौर पर काम करते थे डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी, और आज ये मालिक कैसे बन गए हैं? आपको क्या इसके बारे में आप बताएंगे सर? नहीं, ये जो बताया गया है तो मुझे भी जानकारी है कि ये पहले क्लर्क के रूप में थे। फिर उसमें जो करतार सिंह उनका भाई था, जो और जो बलवंत सिंह रामू वालिया, इन लोगों के आपसी मैंने लड़ाई में जो है दिलीप जायसवाल जी को साहब जो उनको बेनिफिट अपना लिए और जो है ये डायरेक्टर बन करके जो है पूरा मेडिकल कॉलेज जो उन्हीं के कब्जे में, सचिव जो है जुगल किशोर तोष्णीवाल जी हैं। उसी प्रकार इसके अध्यक्ष जो ट्रस्ट है जो है बलवंत सिंह रामू वालिया हैं। तो मैं अभी एक स्टोरी जो है देख रहा था, तो उसमें पार्लियामेंट में भी एक जो है सांसद जो है वो क्वेश्चन किए हैं। आज ही रात को मैं आ रहा था तो पूरा मैं देख नहीं पाया। मैं उसको फिर आपको भी मैं लिंक भेज रहा हूँ और देखूंगा तो मुझे पूरी जानकारी जो है होगी। ये सच में कि डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी वो कलर के तौर पर वहाँ पर काम करते थे पहले? ये तो लोग बता रहे हैं, ये तो लोग बता रहे हैं। तस्लीम साहब, मरहूम तस्लीम साहब भी ये बताए थे कि जो है ये बार बार बताते थे कि ये एज ए क्लर्क के रूप में यहाँ आए थे मेडिकल कॉलेज में। क्लर्क से मेडिकल कॉलेज का मालिक बनना ये बहुत बड़ा ही मतलब कि अचीवमेंट है, अगर तौर पर कहा जाए तो बहुत बड़ा सफ़र है ये। सर मेन तो ये ट्रस्ट है, लेकिन जो ट्रस्टी लोग हैं सब ये सिख माइनॉरिटी कॉलेज है। सब लोग जैसे बलवंत सिंह रामू वालिया केंद्र में मंत्री रहे हैं, वो लोग बड़े लोग हैं तो उनको वक्त नहीं है, तो ये लोग यहाँ पर दे दिए हैं कि भाई जैसे चलाइए, तो वही मामला है। अच्छा, आप पर एक आरोप लगा है विधायक प्रतिनिधि द्वारा, कोचा धमन विधायक प्रतिनिधि द्वारा, क्या करें? बात का मैं जवाब नहीं दूंगा। उस बात का जवाब हमारे एक जो सपोर्टर डॉक्टर नूर आलम ने दे दिया। उन्होंने उन पर जो है लीगल नोटिस भी किया है। वो जो है अपना जवाब देंगे, जो आरोप लगाया है तो वो अपना जवाब देंगे। नहीं जवाब देंगे तो उस पर जो कानून के तहत कार्रवाई है वो होगी। किसी को भी, हमको थोड़े अधिकार है कि हम किसी के खिलाफ कुछ भी बोल दें। चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा इस बार? विकास के नाम पर लड़ा जाएगा कि ये सब कोई हिंदू मुस्लिम है सब के नाम पर? मैं कभी उस सब की राजनीति नहीं किया हूँ, हिंदू मुस्लिम। आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, 2010 से लेके ये 2025 है, 15 सालों में जितना बार भी जो भी चुनाव लोकसभा या विधानसभा का लड़ा हूँ, मेरा एजेंडा रहा है विकास का, तरक्की का, खिदमत का, सेवा का। उसी पर चुनाव जो है लड़ा हूँ। हार जीत वो अलग बात है, 100 बार हारना पसंद करूँगा, लेकिन जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके मैं कभी चुनाव जीतने का प्रयास नहीं करूँगा, ये मेरे इसमें। और अगर चुनाव लड़ना होगा अगर लोगों का, तो निश्चित रूप से विकास के नाम पर पहले भी विकास किए हैं, और विकास जो किए हैं तो आप खुद जो है पता कीजिए। आजकल तो सब जानकारी आरटीआई से भी मिल जाता है कि इतना साल से कितना मुख्यमंत्री सड़क बना, कितना बिल्डिंग बना, कितना स्कूल बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल बना, कितना पथ निर्माण का सड़क बना, कितना जीटीएसएन वाइज सड़क बना, बिजली पर कितना काम हुआ, सब तो कहने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, ये एक लास्ट वाली है कि कुछ दिन पहले हमने बीजेपी का जो निवर्तमान जिलाध्यक्ष
है सुशांत गौतम, उनसे हम आपके बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मास्टर मुजाहिद साहब लौट के जेडीयू में ही आएंगे और जेडीयू से ही चुनाव लड़ेंगे। अब बोलने के लिए सबको अपना अपना है। जो चीज़ मैं एक बार छोड़ दिया और वहाँ से पीछे लौटने का कोई सवाल ही नहीं पड़ता। सब अपने अपने हिसाब से कयास लगाते हैं। कोई बोल रहे हैं कि जन स्वराज में आएंगे, कोई दे रहे हैं कि MIM में ज्वाइन कर लिए, कोई बोल रहे हैं कि RJD ज्वाइन करेंगे। तो सब अपने हिसाब से बोल रहे हैं। अगर मान के चले जेडीयू अगर टिकट आपको घर पर ला कर देती है कोचा, अब भाई मैं जेडीयू छोड़ा हूँ टिकट के लेकर के नहीं ना छोड़ा हूँ भाई। एक काउज के लिए, एक स्पेसिफिक काउज के लिए, जब तक वो मामला हल नहीं होता है वो बिल को वापस ले ले, जेडीयू बीजेपी वाले वापस ले ले, तब हम अपने पुनर्विचार करेंगे। अगर वापस ले लेते हैं बिल तब मैं विचार करूंगा कि मैं उस काउज के लिए, अगर वक्फ संशोधन कानून वापस हो जाता है तो ये क्या दर्जनों MLA MP बनने से वो बड़ा काम है। तो उसके लिए मैं कुर्बानी दे सकता हूँ। नहीं चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, लेकिन मेन है कि उसको वापस ले। यह असंवैधानिक है। वापस लेगा तो मैं पुनर्विचार कर सकता हूँ। तो क्यों लोग जो है इतना परेशान होंगे? हमारी वक्फ की ज़्यादात जो है लूटी जाएगी। इतने लोग आंदोलन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। जब सरकार किसान बिल के तरह वापस ले ले तो मैं भी इस पर जो है विचार करूंगा। उससे पहले कोई विचार नहीं। और सीमांचल में अल्पसंख्यकों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है और जो ये अल्पसंख्यक आयोग जो बना, इसमें सीमांचल में एक भी अल्पसंख्यक मुसलमानों को जगह नहीं दी गई। क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ किशनगंज नहीं, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, सीमांचल के जिलों में किसी भी माइनॉरिटीज को जगह नहीं मिली है। सबसे आधी आबादी सीमांचल में ही माइनॉरिटीज की, मुसलमानों की यहाँ बास करती है। तो मुझे उम्मीद था कि यहाँ जिम्मेदारी मिलेगी। तो क्या लगता है कि आपके जेडीयू से जाने के बाद अब अल्पसंख्यकों पर, मुसलमानों पर उस पर जो काम किया जा रहा था, उस पर भरोसा किया जा रहा था, वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है? नहीं, मुझे तो लग रहा था कि मेरे छोड़ने के बाद जो ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। ये सब लोग बोल रहे थे कि बोर्ड और आयोग में जो सीमांचल को ये मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। अब तो क्यों नहीं मिला? जो सर्वा हैं पार्टी के, जो सर्वमान्य नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो बता पाएंगे कि जो है क्यों नहीं दी गई जिम्मेदारी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये मास्टर मुजाहिद साहब थे, इनसे विभिन्न मुद्दे पर बात कर रहे थे। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।